Guys, welcome to the second episode of the Fifth Official, a podcast by Jaffa. I am your host Baba और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्सेनल फुटबॉल क्लब के बारे में. Today's episode is going to be about the curious case of Arsenal Football Club. मेरे साथ आज के एपिसोड में है गौरव और डोपा ब्रो, जिनका नाम है विशाल और प्यार से हम उनको डोपा ब्रो बोलते हैं. तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कैसे आर्सेनल एक एलीट फुटबॉल फोर्स था इंग्लिश फुटबॉल में. आर्सेनल ने 13 टाइटल जीते हैं आज तक और हमेशा आर्सेनल कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहा है टॉप फ्लाइट में इंग्लिश फुटबॉल की. तो हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो काफ़ी चीज़ें कवर करेगा आर्सेनल के बारे में, जैसे कि कैसे उन्होंने इंग्लिश फुटबॉल में राइज किया, आर्सन वेंगर का अराइवल कितना रेवोल्यूशनरी था आर्सेनल के लिए, उसके बाद आर्सेनल जब एमिरेट्स में मूव हुए तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, और प्रेजेंट सिनारियो में आर्सेनल कैसा परफॉर्म कर रही है. तो ये सब दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे. तो दोस्तों जैसा हम बचपन में देखते थे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए और उनका एमआरएफ का बैट हम देखते थे, तो हमें लगता था कि एमआरएफ एक बैट बनाने की कंपनी है, पर लेकिन हमको बाद में पता चला कि एक्चुअली वो टायर मैन्युफैक्चरर है. उसी तरीके से जब हमने फुटबॉल देखना चालू किया और आर्सन वेंगर का हम नाम सुनते थे तो हमको लगता था कि आर्सेनल का नाम जो है वो आर्सन से डिराइव किया गया है. तो इतने आइकॉनिक मैनेजर हैं वो आर्सेनल के लिए. तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उनका अराइवल आर्सेनल के लिए कितना ज्यादा रेवोल्यूशनरी रहा. तो मैं सबसे पहले आना चाहूंगा डोपा ब्रो के पास और उनसे पूछूंगा कि आर्सन वेंगर ने किस तरीके से आर्सेनल फुटबॉल और इंग्लिश फुटबॉल में एक रेवोल्यूशन लाया. डोपा ब्रो, ओवर टू यू. आर्सन वेंगर, ये नाम सुन के ऐसा लगता है कि आर्सेनल का मतलब आर्सेनल से आर्सेनल ही है. आर्सन वेंगर ये सुन के लगता है, नाम सुन के. 1996 में सितंबर में मेरे को याद है जब आर्सन वेंगर आए थे तो उन्होंने अपने आने से पहले ही पैट्रिक वियरा को आर्सेनल लाने की तैयारी कर ली थी. एसी मिलान से पैट्रिक वियरा आर्सेनल आ गए थे, उसके बाद आर्सन वेंगर आर्सेनल आए और उन्होंने आर्सेनल में आके इंग्लिश फुटबॉल को, मैं आर्सेनल नहीं कहूँगा, इंग्लिश फुटबॉल को रेवोल्यूशनाइज कर लिया. क्योंकि इंग्लिश फुटबॉलर्स की उस टाइम पे आदत हुआ करती थी कि एक तो शुगर बहुत ज़्यादा खाते थे वो लोग और मीट बहुत ज़्यादा खाते थे. तो आर्सन वेंगर ने क्या किया, आर्सन वेंगर ने आते से उनको बोला कि भाई शुगर और मीट तो बंद है, अब जो डाइट चेंजेस होंगे वो ऐसे होंगे कि प्रोटीन में वो डाइट में उन्होंने चेंजेस करवाए कि फिश और चिकन एंड उसके अलावा लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स वो डाइट में उन्होंने चेंजेस करवाए. तो फिश या चिकन, वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल्स भी प्रॉपरली बॉइल्ड. ऐसा नहीं कि जैसे अपने इंडिया में होता है कि तड़का लगा दिया, मिर्ची लगा दी, वैसा नहीं. प्रॉपरली बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड देन मैश पोटैटोज. तो ये उन्होंने डाइट में चेंजेस करवाए. उसके बाद जो ट्रेनिंग मेथड्स थे उसको पूरा उन्होंने चेंज कर दिया. लाइक उस आर्सेनल में आने से पहले जो आर्सन वेंगर से पहले जो मैनेजर थे वो भगाने पे बहुत ध्यान देते थे. आर्सन वेंगर ने ध्यान दिया स्किल बेस्ड, कि स्किल डेवलप करो इनकी, एक एक प्लेयर्स की वो स्किल डेवलप करते थे. देन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने प्लेइंग स्टाइल में चेंज किया, मेरे को याद है वेंगर से पहले जो कोच थे जॉर्ज ग्राहम, उस टाइम पे मेरे को याद है कि चैंट्स आते थे 1-0 टू द आर्सेनल, बोरिंग आर्सेनल. एंड जब वेंगर आया तो उन्होंने प्लेइंग स्टाइल पूरा चेंज कर दिया और आर्सेनल बिकेम फ्रॉम 1-0 आर्सेनल टू बोरिंग आर्सेनल टू ब्यूटीफुल आर्सेनल. ब्यूटीफुल गेम, ब्यूटीफुल फुटबॉल. उनकी पूरी स्टाइल थी पास करो, एवरी 3 seconds you have to pass the ball. If you are in possession of the ball, every 3 seconds pass it, whether you are in D, whether you are in other side, whether you are on your side, just pass it and make a goal. ये आर्सन वेंगर की स्टाइल थी. प्लेइंग स्टाइल के बाद अगर अपन देखें जो प्लेयर्स उन्होंने साइन किए, लाइक 1997 फ्रेडी लिजनबर्ग वाज इन, इयान राइट रिटायर हो रहे थे, इयान राइट जो है वो एज हो गई थी, उन्होंने आर्सेनल 98 में छोड़ दिया. उनका रिप्लेसमेंट निकलस अनेलका और कानू, इनको लेके आया वेंगर. निकलस अनेलका गया, वी गॉट 25 मिलियन फॉर निकलस अनेलका. उससे वी गॉट ऑनरी एंड ऑनरी को वी बायड एट 11 मिलियन. उस टाइम पे 1999 में 11 मिलियन बड़ी बात हुआ करती थी. एंड ऑनरी वॉट एट 22 ईयर्स ऑफ एज. तो यूवेंटस से ऑनरी को 11 मिलियन में लिया. एंड देन आफ्टर दैट जो बाकी के पैसे बचे थे निकलस अनेलका की सेल से,
उससे लंदन कॉलोनी जो अभी ट्रेनिंग फैसिलिटी है आर्सेनल की, वो आर्सन वेंगर ने खड़े रह के एक एक ईंट, लिटरली एक एक ईंट उसने पूरी लगाई है उसकी, खड़े रह के पूरा बनाया है, वो चूजी हुई है। देन फ्रेडी ल्यूजनबर्ग के बाद मिडफील्ड रिबिल्ड करना था, तो 1997 में वी गोट मार्क ओवरमार्स एंड इमैनुअल पेटेट। देन आई रिमेंबर 2000 में जब बार्सिलोना को वी सोल्ड मार्क ओवरमार्स एंड इमैनुअल पेटेट, वी सोल्ड कलेक्टिवली फॉर 32 मिलियन। पेटेट के 7 मिलियन मिले एंड ओवरमार्स के 25 मिलियन मिले। एंड देन उसके बाद वी गॉट एज ए रिप्लेसमेंट में एडू फॉर 3.5 मिलियन एंड 7 मिलियन में रॉबर्ट पीरेज, तो उससे वापस काफी पैसे बचे। देन कोलोटोरे को हम लेके आए। देन 2002 या 2003 में जब ये गोलकीपर हमारा डेविड सीमन रिटायर हुआ, देन उसका रिप्लेसमेंट जेंस लेमन्स। तो जिस तरह की साइनिंग्स इन्होंने करी है वो टॉप लेवल साइनिंग्स करी है। सो डोपा ब्रो, आपने जैसे बताया कि आर्सन वेंगर ने काफ़ी अच्छी साइनिंग्स करी आते ही, अनेल्का को लेके आए, वो ऑनरी को लेके आए, पेरेज, और ये काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर्स इन्होंने काफ़ी कम टाइम में ही साइन कर लिया आर्सेनल के लिए, जिनसे वो एक टॉप टीम की तरह स्टैब्लिश हो गए इंग्लिश फुटबॉल में। तो मैं थोड़ा सा थियरी ऑनरी की तरफ फोकस करना चाहूँगा। मेरे को याद है कि जब पहले सीजन आर्सन वेंगर ने उनको साइन किया तो वो प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं थे। शुरू के कुछ 8 से 10 गेम्स में उन्होंने स्ट्रगल भी किया था आर्सेनल के लिए, लेकिन फिर वेंगर ने ऐसा क्या किया कि जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो गए और आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी स्ट्राइकर्स, केवल प्रीमियर लीग में ही नहीं बट वर्ल्ड फुटबॉल की मैं बात करूं तो थियरी ऑनरी का नाम सबसे ऊपर और टॉप स्ट्राइकर्स में आप पाएंगे। तो आर्सन वेंगर ने ऐसा क्या रेवोल्यूशनाइज किया और क्या ऑनरी को सेल्फ बिलीफ दिया जिससे वो इस लेवल पे परफॉर्म कर पाए? देखिए, थियरी ऑनरी मोनाको के प्लेयर थे। मोनाको में वेंगर ने उनको मेंटर किया, उसके बाद वेंगर ने मोनाको छोड़ दिया और थियरी ऑनरी फिर बाद में यूवेंटस चले गए। यूवेंटस में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वेंगर हैड ऑलवेज बिलीव इन ऑनरी एंड ऑनरी एज ए विंगर खेलते थे। एंड वेंगर फ्रॉम हिज यूथ डेज ही यूज्ड टू टेल देम कि आप विंगर नहीं हो, आप स्ट्राइकर हो, तो आप स्ट्राइकर खेलो। एंड ऑनरी वाज लाइक आई प्ले विंगर फॉर फ्रांस, आई प्ले फिंगर फॉर मोनाको, आई प्ले विंगर फॉर यूवेंटस, व्हाई यू वांट मी टू प्ले एज ए स्ट्राइकर? तो वेंगर ने उनको बोला था बिकॉज आई नो यू विल स्कोर गोल्स फ्रॉम स्ट्राइकर पोजीशन एंड नॉट मच गोल्स फ्रॉम विंगर पोजीशन। तो ये रीजन था। थियरी ऑनरी फिर स्ट्राइकर पे आए, उनको काफी टाइम लगा गोल मारने में, 6 गेम 7 गेम, आई थिंक 8 गेम तक वो गोल नहीं मार पाए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने गोल मारना चालू किया तो वो रुके नहीं, वो रिटायरमेंट होने तक गोल मारने से नहीं रुके। हमने डिस्कस किया है कि कैसे आर्सन वेंगर के आने से आर्सेनल का रेवोल्यूशन चालू हुआ, कैसे उन्होंने ट्रेनिंग पैटर्न्स और डाइट में चेंजेस लाए आर्सेनल फुटबॉल क्लब के लिए। वो उसके बाद आर्सेनल ने एक बहुत ही अनबिलीवेबल चीज करके दिखाई हमको। 2003 और 4 सीजन में उन्होंने टाइटल उठाया और दोस्तों वो टाइटल अनबीटन जीते। उसके लिए उनको एक गोल्डन ट्रॉफी भी मिली है और वो ट्रॉफी जीतने वाले मैनेजर सिर्फ आर्सन वेंगर है। और दोस्तों, बीइंग अ चेल्सी फैन आई कांट हेल्प इट, लेकिन यही एक चीज़ है जिसका आर्सेनल फैंस आज भी बखान करते हैं। तो जोक्स अपार्ट, ये काफ़ी एक फिनोमिनल अचीवमेंट है और हमको लगता है कि ये मतलब दोबारा रिपीट होना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसी के साथ मैं गौरव के पास आना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि अर्ली 2000s में जो आर्सेनल का एक औहदा था इंग्लिश फुटबॉल में और जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया लीग को, तो उसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू बाबा। जैसा आपने बताया कि इनविंसिबल एक बहुत ही फिनोमिनल अचीवमेंट है और मुझे नहीं लगता कि ये नियर फ्यूचर में ओवरकम होने वाली है, बिकॉज द काइंड ऑफ गेम दैट वी विटनेस आजकल, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट अचीवमेंट हो गई है। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज, जैसा डोपा ब्रो ने बोला, बहुत ही एस्ट्यूट साइनिंग्स थी वेंगर की, उनमें से एक साइनिंग और है जो कि है सॉल कैम्बल। तो हुआ ऐसा था कि आर्सन वेंगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। वो टाइम ऐसा था जब देयर वाज नो ट्विटर, देयर वाज नो फेसबुक, सोशल मीडिया का प्रेजेंस इतना ज़्यादा था नहीं, आईटी केस थे ही नहीं। आजकल तो हम लोग आईटी केस के पीछे पड़े रहते हैं कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कौन से प्लेयर से हम लिंक हो रहे हैं। उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें वेंगर आया और हमें लगा कि स्ट्राइकर का अनाउंसमेंट होगा, कोई मिडफील्डर का अनाउंसमेंट होगा, बट सडनली पीछे से आ रहा है सॉल कैम्बल
who was Tottenham's captain at that time. और बहुत ही बढ़िया प्लेयर था. He was established Premier League center back and he went on to become the backbone of us in that invincible season. तो बहुत ही बढ़िया साइनिंग थी. मीडिया बैफिल्ड हो गई कि ये क्या हुआ, सॉल कैम्बल कैसे आर्च राइवल्स को ज्वाइन कर रहा है इन आर्सेनल. और उसके बाद हमने साइन किया कोलो टोरे, who also was a brilliant signing, who became the backbone of our invincible season. तो ये साइनिंग्स बहुत एस्ट्यूट थी. बट देन केम दैट फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स. एक डिसीजन लिया गया कि फंड्स नहीं दिए जाएंगे वेंगर को टू साइन न्यू प्लेयर्स. देयर वाज ओनली वन सिग्निफिकेंट साइनिंग इन द फॉर्म ऑफ लेमन विच वाज हियर टू रिप्लेस सीमन. डेविड सीमन रिटायर हो गए थे तो उनकी जगह लेमन को लाया गया एंड देयर वाज नो अदर सिग्निफिकेंट साइनिंग एट दैट टाइम. तो वेंगर ने डिसाइड किया दैट ही वांट टू गिव अपॉर्चुनिटीज क्लब अकेडमी के प्लेयर्स को. ऑल्सो जैसे ये अचीवमेंट है जो इनविंसिबल वाली, तो द रोड वॉज नॉट ऑलवेज ईजी बिकॉज अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो वी वन 26 मैचेस इन दैट सीजन और 12 ड्रॉ हैं. तो ये नहीं है कि हम इतने डोमिनेंट फोर्स थे, बहुत ही अच्छा खेले पूरा सीजन, बट 12 ड्रॉ भी किए हैं और बहुत सारे मोमेंट्स थे व्हेन वी वर क्लोज टू लूजिंग दैट अनबीटेबल स्ट्रीक. लाइक देयर वाज दिस मैच एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेंस्ट यूनाइटेड जिसमें इमोशंस काफ़ी हाई रन कर रहे थे. दोज वर आर ओनली कंटेंडर्स फॉर द टाइटल. और इंजरी टाइम में रूड वैन निस्टेलरॉय को पेनल्टी मिली थी. उसके क्लैशेस हुए थे मार्टिन क्यूइन के साथ और ऐसा लग रहा था कि उधर हमारी इनविंसिबल रन जो है वो खत्म हो जाएगी. इंजरी टाइम था, बस पेनल्टी स्कोर करनी थी एंड ही इज एन आइकॉनिक गोल स्कोरर ऑल्सो. बट उसने वो पेनल्टी मिस कर दी बिकॉज इतना हाई प्रेशर मोमेंट था एंड वी वेंट ऑन टू रिटेन आर अनबीटन रन. ऑल्सो 12 ड्रॉज हैं. पोर्ट्समाउथ के साथ ड्रॉ हुआ, फुलहैम के साथ ड्रॉ हुआ है. तो ऐसा नहीं है, बट दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट बिकॉज वेंगर ने इनटू द सीजन 10-15 मैचेस इनटू द सीजन वेंगर ने स्टेटमेंट दी थी दैट आई थिंक वी कैन गो ऑन टू विन दिस सीजन अनबीटेबल. और मीडिया का बहुत बैकलैश आया था. देयर वाज दिस स्टेटमेंट इन द मीडिया कॉमिकल वेंगर करके. कॉमिकल वेंगर, ही थिंक्स दैट ही कैन गो द होल सीजन अनबीटन और उसने वो करके दिखाया. तो दिस शोज व्हाट काइंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी मैनेजर ही वाज, व्हाट काइंड ऑफ डोमिनेंट फोर्स हिज टीम वाज. एंड टू ऐड टू दिस ब्रिलियंट अचीवमेंट एक चीज और है दैट आई वुड लाइक टू ऐड. उस साल वेंगर ने कोई भी सिग्निफिकेंट साइनिंग नहीं की थी. देयर वाज ओनली वन साइनिंग इन द फॉर्म ऑफ यान्स लेमन जो कि रिप्लेस करने आया आर लेजेंडरी गोलकीपर डेविड सीमन. और उसके अलावा हमने कोई भी सिग्निफिकेंट साइनिंग नहीं की. वी जस्ट वेंट ऑन टू प्रमोट आर अकेडमी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गेल क्लिची एंड फेब्रिगस. तो इसके लिए ये बहुत ही फिनोमिनल अचीवमेंट है. गौरव का काफ़ी यहाँ पे एक थ्रोबैक मैं बोलना चाहूँगा जो उन्होंने दिया है उस इनविंसिबल सीजन के बारे में. और देते देते बह गए थोड़ा सा. फैब्रिगास को अपना अकेडमी प्रोडक्ट बता दिया जबकि वो लामासिया से आए थे. लेकिन काफ़ी यहाँ पे अच्छा गौरव ने बताया कि कैसे आर्सेनल ने वो इनविंसिबल सीजन्स को जीता और क्या क्या उसमें वेंगर का और पूरी टीम का एक अहम रोल रहा आर्सेनल को वो अचीवमेंट दिलवाने में. अब इसके साथ मैं डोपा ब्रो के पास आना चाहूँगा. हमने देखा कि जैसे जैसे आर्सेनल को रियलाइज़ हुआ कि वो एक बड़े फुटबॉल क्लब हैं और उनको हाइबरी से अब एक बड़े स्टेडियम में मूव करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने एमिरेट्स की तरफ अपना रुख किया. तो मैं डोपा ब्रो के पास आना चाहूँगा और उनसे आग्रह करूँगा कि थोड़ा इस पे प्रकाश डालें कि एमिरेट्स का जो मूव था आर्सेनल का, उसका क्लब पे क्या असर पड़ा और उस मूव के पीछे क्या क्या कारण थे. बाबा, एमिरेट्स में मूव होने का कारण ये था कि हाइबरी सिर्फ 35,000 के आसपास कैपेसिटी का था. तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत पैसा चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था टू साइन द प्लेयर. ये बात है. और हमने डिसाइड किया था कि शायद वैम्बली खरीद लें. ये भी डिसाइड हुआ था कि कोई और स्टेडियम जो रेडीमेड हो वो देख लें. लेकिन अंत में ये डिसाइड हुआ कि एक नया ही स्टेडियम बनाते हैं और नॉर्थ लंदन में एजबेंटन ग्रोव करके जगह, उसको जो एमिरेट्स स्टेडियम है वो उस जगह पे बना हुआ है. तो वहाँ पे हमने नया स्टेडियम बनाने का तय किया. 400 मिलियन का हमको पड़ा था एमिरेट्स स्टेडियम 2006 में. और बार्कलेज से एमिरेट्स जो फ्लाई एमिरेट्स फ्लाइट्स है उनसे लोन लेके वो बना है स्टेडियम. उसके बाद ये देखा जाए कि एमिरेट्स में जाने के बाद फंड्स बहुत लिमिटेड हो गए, तो साइनिंग्स भी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं हुई. और डेविड डीन जो उस टाइम पे वाइस चेयरमैन हुआ करते थे. अच्छा, डेविड डीन के बारे में ये बताना चाहूँगा कि वो
डेविड डीन ऐसे प्लेयर थे जो हर होम मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में जाके प्लेयर्स से हाथ मिलाते थे और मजाक किया करते थे कि यार आप बहुत अच्छा खेले, आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आपने बहुत अच्छा गोल मारा। मतलब इमेजिन करिए कि डेविड डीन जो कि वाइस चेयरमैन है क्लब के, वो आराम से ड्रेसिंग रूम में जाके प्लेयर्स से हाथ मिला रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और डेविड डीन 1995 में मिलान में जाके इंटर मिलान से बॉकेम को साइन करके आए थे। इमेजिन लाइक वाइस चेयरमैन इज गोइंग टू साइन ए प्लेयर, इतना सिग्निफिकेंट साइनिंग था बॉकेम हमारे लिए उस टाइम पे। तो डेविड डीन ने ये कहा कि भाई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए और उन्होंने सजेस्ट किया कि स्टैनली क्रोंके जो कि यूएस अमेरिकन बिजनेसमैन है, उनको बुलाया जाए। बोर्ड ने उसका काफी अपोज किया और डेविड डीन को ही बाहर निकाल दिया। मतलब आप सोचिए कि जो बंदा इतने टाइम से आर्सेनल का बहुत ही अच्छा बॉकेम को जो मिलान से जाके लेके आया, उसको बाहर निकाल दिया। एंड उससे भी फनी चीज ये है कि फिर बोर्ड ने जो बोर्ड के रिमेनिंग शेयर्स थे बाकी मेंबर्स के, फिजमैन हुए, लेडी ब्रेसवेल हुए, उन्होंने अपने शेयर्स स्टैनली क्रोंके को ही बेचे। मतलब आप सोचिए कि जिस कारण से डेविड डीन को बाहर निकाला और उसी बंदे को शेयर्स बेच दिए। ये चीज देखते हुए डेविड डीन ने जो अपने शेयर्स थे, डेविड डीन भी उस टाइम पे शेयर्स होल्ड किया करते थे, डेविड डीन ने अपने शेयर्स रेड एंड व्हाइट इन्वेस्टमेंट्स जिसको ओन करते थे फराद मोशरी और एलिस्टर उस्मानोव, जो कि इजरायली और रशियन बिजनेसमैन है। जो फराद मोशरी में बताना चाहूंगा कि अभी एवर्टन के ओनर है, तो वो एक टाइम पे आर्सेनल के शेयर्स होल्ड किया करते थे। लेकिन फिर बाद में 2011 2012 काफी फाइट के बाद फिर एट द एंड ऑफ द डे स्टैनली क्रोंके हमारे 100% ओनर बन गए। और मैं समझ सकता हूं कि अभी फैंस खुश नहीं है उनसे, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि स्टैनली क्रोंके ऑलरेडी एलए रैम्स पे फोकस कर रहे हैं, 5 बिलियन उधर लग गए हैं उनके। तो मेरे को लगता है कि एलए रैम्स के स्टैंड अप होने के बाद वो आर्सेनल में भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जैसा डोपा ब्रो ने बताया अभी कि आर्सेनल के ओनर सब फोकस करेंगे उन पे, जो कि मेरे को नहीं लगता कि वो करने वाले हैं अभी कोई फोकस। और अगर उन्होंने अच्छा कर दिया क्लब को वापस, तो आर्सेनल फैन टीवी और जो हमको आर्सेनल के इतने फनी रेंट्स देखने को मिलते हैं उनका क्या होगा। लेकिन जोक्स अपार्ट, मैं वापस अब गौरव के पास आना चाहूंगा कि गौरव, हमने देखा एमिरेट्स में आर्सेनल ने जब मूव किया और जब वापस वो प्रीमियर लीग के लिए compete करना चालू हुए, तो हमको एक थोड़ा सा लेवल में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। हमेशा से आर्सेनल के पास टैलेंटेड प्लेयर्स थे, रॉबिन वैन पर्सी, सेस फैब्रिगास, समीर नासरी, बैकरी सानिया, और हमको लगता था कि ये टीम हमेशा जनवरी फरवरी तक तो टाइटल के लिए चैलेंज करती ही है। लेकिन फ्रॉम गोल्डन ट्रॉफी टू टॉप 4 बीइंग अ ट्रॉफी, ये हमने देखा आर्सेनल के साथ। तो ये क्यों हुआ गौरव? तो बाबा, यहाँ मैं आपको एक इंस्टेंस बताना चाहूंगा कि मैं आर्सेनल का फैन कैसे बना। इट वॉज बिकॉज ऑफ अ मैच, नॉर्थ लंदन डर्बी था एमिरेट्स पे, आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम, और 45 मिनट्स में आर्सेनल 2-0 अप था। एक टर्म है जो आर्सेनल फुटबॉल क्लब के साथ, या फिर आर्सेन वेंगर जब तक था तब उस टाइम के साथ एसोसिएटेड था, आर्सेनल यूज्ड टू प्ले ऑर्गेस्मिक फुटबॉल। तो ब्रिलियंट पासिंग होती थी, टेक्निकली गिफ्टेड मिडफील्डर्स होते थे। तो उस मैच में हम लोग 2-0 अप हो गए थे 45 मिनट्स में, और समीर नासरी ब्रिलियंट खेल रहा था उस गेम में। बट 45 मिनट्स बाद हमें पता नहीं क्या हुआ कि हमने बॉटल कर दिया और 3-2 टॉटनहम वो मैच जीती है। तो ये एक एस्टॉनिशिंग फैक्ट है कि मैं फैन तो तब से बना जब उस मैच में भी आर्सेनल वो मैच हारी है। तो एक सच्चे राजनेता की तरह गौरव ने यहाँ पे जो कितनी खूबसूरती से मेरा ये क्वेश्चन अवॉइड किया है, और उन्होंने बताया कि कैसे वो एक आर्सेनल फैन बने, और टिपिकल आर्सेनल फैन ही आर्सेनल को हारता हुआ देख के उनका फैन बन सकता है। लगता है गूनर नाम हिंदी में दिया गया है इनके द्वारा, इनके फैंस ने। चलिए अब मैं फिर से गौरव के पास आता हूँ। अब इसको अच्छे से हम इस पे गौरव लाइट डालना चाहेंगे। जैसे गौरव ने बोला भी है कि आर्सेनल काफ़ी ऑर्गेस्मिक फुटबॉल खेलती थी, मैं इस पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे को एक जैक विल्शर का गोल याद है जो उन्होंने नॉरिच के अगेंस्ट मारा था। काफ़ी क्विक पासिंग हुई थी और मेरे ख्याल से मॉडर्न फुटबॉल में वन ऑफ द टॉप मोस्ट गोल्स वो माना जाता है, और वो एक प्रमाण था फुटबॉल का जो आर्सन वेंगर आर्सेनल पे लागू कर चुके हैं। और मतलब आर्सेनल उसी तरीके की मेंटालिटी से और ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलती है। लेकिन रिजल्ट्स मिलने बंद क्यों हो गए गौरव?
तो बाबा मैं उसी पे ही लाइट डालना चाह रहा था कि भले ही हम मैच हार भी रहे थे, पर जो काइंड ऑफ फुटबॉल वी वर प्लेइंग वो एक ऑर्गेजमिक फुटबॉल थी, पासिंग बहुत ब्रिलियंट थी। लेकिन गौरव, इस ऑर्गेजमिक फुटबॉल के बावजूद आप लोगों का प्री इजैकुलेशन क्यों हो रहा था? रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे थे हमको? ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, प्री एजैकुलेशन वाली। वो इसलिए भी था क्योंकि हमारे कोई भी प्लेयर, मिडफील्ड जो थी वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली ब्रिलियंट थी, पर ये सारे जो भी प्लेयर्स थे वो 24, 23 इस एज के थे। वेंगर की पॉलिसी थी कि यंगस्टर्स को मौका देना था। तो जब ये अपना पीक अटेन करने ही वाले थे, तब जो ये हमारा क्लब छोड़ के चले जाते थे, बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो आर्सेनल लाना चाह रही थी। बिकॉज कोई भी बिग मनी इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा था, कोई भी बड़े नेम की साइनिंग नहीं हो पा रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम वो और अगर सस्टेन करते आर्सेनल फुटबॉल क्लब में, तो सक्सेस गारंटीड थी, मुझे ऐसा लगा। ऑल्सो जब ये सारे प्लेयर्स थे, जैसे कि फेब्रिगास था, नैसरी था, तो जब ये अपने पीक अटेन करने ही वाले थे, बार्सिलोना केम कॉलिंग फॉर फेब्रिगास, उसका बॉयहुड क्लब था, तो इमोशंस पे अटैच थे। उसने बोला कि मुझे बार्सिलोना वापस जाना है। नैसरी, हु वाज माय फेवरेट आर्सेनल प्लेयर एट दैट टाइम, ही वाज नॉट कन्विंस विद द प्रोजेक्ट व्हाट आर्सेन वेंगर वांटेड टू डू। उसी टाइम एक नई पावर का राइज हुआ था मैन सिटी के रूप में, एंड दे केम कॉलिंग फॉर हिम। और उसे लगा कि शॉर्ट टर्म सक्सेस अगर चाहिए तो ही नीड्स टू ज्वाइन मैनचेस्टर सिटी। तो ये सारे जो भी प्लेयर्स थे, जो हमारा कोर थे, टेक्निकली ब्रिलियंट मिडफील्डर्स, वो सारे हमारे आर्च राइवल चले गए। फिर जो एक प्लेयर हमें लगा कि ही विल स्टैंड बाय अस इन आवर बैड टाइम्स ऑल्सो, जिसका नाम था रॉबिन वैन पर्सी, वो हमारा कैप्टन भी था, ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, EPL टॉप स्कोरर भी था। He even went on to join our arch rivals in Manchester United। तो वो एक बहुत ही बड़ा ब्लो था आर्सेनल फुटबॉल क्लब के लिए, आर्सेन वेंगर के लिए। और उसके बाद आई डोंट थिंक कि हम लोग वापस उभर पाए उस चीज़ से। और दूसरी बात ये है कि प्लेयर्स की भी गलती नहीं है, बिकॉज ये सारे प्लेयर्स अपना पीक अटेन कर गए थे और उन्हें पता था कि अगर उन्हें सक्सेस चाहिए तो दे नीड टू गो टू अनदर क्लब। सबसे हर्टिंग चीज यही है कि दे ऑप्टेड फॉर द क्लब्स विच वर आर PL राइवल्स ओनली। तो हम तो वीक हो ही रहे थे, हमारे राइवल्स जो है वो इन साइनिंग्स की वजह से स्ट्रांग हो रहे थे, और दैट केम बैक टू हर्ट अस अ लॉट। यहाँ पे एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा गौरव, कि जिस तरह से फैब्रिगास को बारसा ने साइन किया, बारसा के जो भी प्लेयर्स थे जो फैब्रिगास के साथ इंटरनेशनल टीममेट्स थे, उन लोगों ने जो वर्ल्ड कप के बाद मजाक किया कि फैब्रिगास को बारसा की जर्सी बनाई 2011 में, उन्होंने मतलब हर एक प्लेयर ने बोला कि यार वी वांट सैच इन माय टीम्स, वी वांट फैब्रिगास इन आवर टीम। अलग अलग वीडियोस आने लगे, जावी के, इनिएस्टा के, पीके के, मेसी के, सब बोलने लगे कि वी वांट फैब्रिगास इन आवर टीम। तो ये कारण था कि फैब्रिगास इमोशंस में बहके उधर चले गए। और जहाँ तक प्लेयर्स जो हमारे इंजर हो जाते थे, मैं कहना चाहूँगा कि वी हैड वेरी टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स, जो कि स्किल सेट उनका नेक्स्ट लेवल था, लेकिन वो इंजर्ड हो जाते थे जनवरी फरवरी तक आते। उसका कारण ये था कि प्रीमियर लीग काफ़ी फिजिकल था और वेंगर की स्टाइल जो थी वो पूरी स्किल बेस्ड थी। और जो दूसरी टीम थी जैसे सनदरलैंड, स्टॉक, अभी के टाइम पे वुल्व्स है, वो बहुत फिजिकल खेलती है। तो इस वजह से हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स हुआ करते थे, जैसे आप एडुआर्डो का ले लो, कि एडुआर्डो इंजर्ड हुआ, उसके बाद वो सीजन अपन 12-13 पॉइंट से लीड कर रहे थे, लेकिन सब ड्रॉज हुए, अपन सेकंड या थर्ड आ गए, आई बिलीव थर्ड आ गए शायद वो सीजन अपन। फिर देख 2015 या 16 का जो लेस्टर वाला था, वो भी अपन काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। उस टाइम पे सांटी काजोला इंजर्ड हो गया, 2009 में रैमजी इंजर्ड हो गया। तो ये सारी जो थी कि आर्सेनल के प्लेयर स्किल सेट बहुत अच्छा था, लेकिन फिजिकली नहीं थे, और बाकी सामने वाली टीम्स वाले फिजिकलिटी में आर्सेनल के प्लेयर्स इंजर्ड करके आर्सेनल पीछे हो जाता था, मेरे को ऐसा लगता है। तो जैसा भी डोपा ब्रो ने और गौरव ने बताया कि आर्सेनल को काफ़ी इंजरीज का सामना करना पड़ा और उनके मेजर प्लेयर्स आर्च राइवल्स के पास चले गए, उसी के साथ हमको 2013 में देखा कि मेसत ओजिल को साइन किया गया रियल मैड्रिड से, जो कि उस टाइम के वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्ले मेकर्स थे। और उसके अगले ही सीजन एलेक्सिस सैंचेज को साइन किया गया बार्सिलोना से। एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दिखा आर्सेनल के ओनर्स के द्वारा, और हमको ये लगा कि अगर आर्सेनल 2-3 प्लेयर्स और साइन कर लेता है यहाँ से, तो एक टॉप मोस्ट टीम वापस बन सकता है वो इंग्लिश फुटबॉल में। तो गौरव, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? गौरव से पहले बाबा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मेसेट ओजिल को 2013 सितंबर में साइन किया था, तब इवेंट गैजेटिस का क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे जो आर्सेनल को साइन करने के लिए जर्मनी गए थे। उन्होंने बोला था कि जर्मनी टीम जिस होटल में रुकी है
वहीं पे आप रुकिए और मेसट ओजिल को साइन करके लेके आइए। डोपा ब्रो, एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि उस होटल का बिल आज तक आर्सेनल फुटबॉल क्लब ही भर रहा है। मतलब बाबा ने अभी बोला है कि एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट देखने को मिला मेसट ओजिल की साइनिंग से, पर ये तो एक पेपर था क्रैक्स के ऊपर। हमारा अटैक इतना अच्छा नहीं था तो हमने उसकी नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में एलेक्सिस सेंचेज साइन किया, जैसे बाबा ने बताया। तो उसके बाद हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है, हमारे पास गोलकीपर नहीं है, तो गोलकीपर हमने उसकी अगली ट्रांसफर विंडो में पीटर चेक साइन किया चेल्सी फुटबॉल क्लब से। तब हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है तो हमने अलेक्जेंडर लाकाजेट साइन किया उसकी अगली ट्रांसफर विंडो में। ये सारे प्लेयर्स एक ही ट्रांसफर विंडो में क्यों देखने को नहीं मिले? उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। गौरव, मैनचेस्टर सिटी या चेल्सी नहीं है, ये आर्सेनल फुटबॉल क्लब है जिसके पास फंड्स लिमिटेड है, जिसके ओनर्स पैसे नहीं डालते और आर्सेनल जो पैसा कमाती है रेवेन्यू से वो इन्वेस्ट करती है। अभी डोपा ब्रो आपने बताया कि हमारे जो ओनर हैं क्रोइन के, वो बहुत बड़े अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट हैं, तो वो पैसा क्यों नहीं डाल पा रहे? हम सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्यों बन के बैठे हुए हैं? अगर आपको सक्सेस चाहिए, गेम चेंज हो गया है, गेम में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। हर फुटबॉल क्लब, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे क्यूपीआर बहुत बढ़िया बढ़िया साइनिंग करके आ जाती है। वुल्व्स जो आजकल करंट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, रूबिन नेवेस साइन करके बैठे हुए हैं, हिमेनेस साइन करके बैठे हुए हैं, आडमा ट्रेरोरे साइन करके बैठे हुए हैं। स्टोक सिटी फुटबॉल क्लब, बार्सिलोना के प्लेयर्स इब्राहिम एफिले, बोयान, ऐसे ऐसे प्लेयर साइन कर रही है। मतलब इतने बढ़िया साइनिंग। लेस्टर सिटी को आप देख लो, मेडिसन साइन कर रहा है, सोयुंकू साइन कर रहा है, तो हम क्यों नहीं साइन कर सकते ऐसे प्लेयर्स? हमने भी गौरव लाकेजेट को साइन किया है, ओबामियांग को साइन किया है, और देखा जाए तो जहां तक मैं देख रहा हूं कि जब अपना अटैक अच्छा हुआ करता था, या अभी अटैक अच्छा है तो डिफेंस अच्छा नहीं है, लेकिन जब डिफेंस अच्छा था तब अटैक अच्छा नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही ये सिचुएशन ओवरटर्न हो जाएगी और अपन टाइटल उठाएंगे। ये आप ही की उम्मीदों के, आपके जैसे फैंस की उम्मीदों पे ही हमारी जिंदगी चले जा रही है। मेरे ये नहीं समझ में आता। आपकी बात सही है, पैसा खर्च कर रहे हैं, लाकाजेट साइन कर रहे हैं, एक साल रुक के ओबामियांग साइन कर रहे हैं, एलेक्सिस सेंचेज जो हमने अपने राइवल को दे दिया, उसके बदले में हमने लिया मख्तारियन। आप ये बताइए कि वो पियानो बजा रहे हैं, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड कर रहे हैं, वो किसी ने नहीं देखा कि चलो उनका ही कैरियर ग्लोरी खो चुका है। मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही प्लेयर मिकितारियन और सैंचेज अभी इटली में ऑन लोन खेल रहे हैं। नहीं, बात आपकी ठीक है, पर आप ये देखिए कि अगर वही एलेक्सिस सेंचेज जो आर्सेनल का पीक एलेक्सिस सेंचेज है, अगर वो यूनाइटेड चला गया होता तो वो टीम कैसा कर रही होती? ये हमारी पॉलिसी हमें ये नहीं समझ में आती कि अपने राइवल्स को अभी भी हम अपने प्लेयर बेच रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है, मेरे को आप समझाइए। मैं आपका नजरिया थोड़ी दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा और बोलूंगा कि आजकल के जो प्लेयर्स है वो, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, पैसे के पीछे ज़्यादा भागते, पैशन नहीं है। आप देखिए स्टीवन जेरार्ड को, उन्होंने लिवरपूल कभी छोड़ा नहीं। आप देखिए टॉनी एडम्स को, उन्होंने आर्सेनल छोड़ा नहीं। आप देखिए एक और लेजेंडरी प्लेयर मेसी को, जो अभी तक बार्सिलोना के लिए खेल रहे हैं। आप देखिए लेजेंडरी प्लेयर गिग्स को, जिन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी छोड़ा नहीं। तो ये पैशन था फुटबॉलर्स का, जो आज के फुटबॉलर्स में पैशन दिखता नहीं है। आज के फुटबॉलर्स को ये लगता है कि किधर ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, एजेंट कौन सी अच्छी डील दिला सकता है, उस क्लब में हम जाएंगे। बहुत अच्छी बात बोली है आपने पैशन की, पर जब हमारे पास प्लेयर ही नहीं है पैशन दिखाने वाला, तो जो पैसे वाला जो आपने ट्रेंड बताया वो हम क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं? चलो छोड़ो, इस ट्रांसफर विंडो पे आते हैं अपन। ऑन पेपर्स हमने अपने सारे वीक जो भी एरियाज थे उनको एड्रेस किया, पर एड्रेस कैसे किया? हमारा डिफेंस बड़ा वीक था, को साइन ले जा चुका था, तो हमने साइन किया डेविड लुइस। किस प्रकार की साइनिंग थी ये? मुझे ये समझ नहीं आता। लोग कहते हैं कि प्रूवन पीएल डिफेंडर हैं, लीडर ऑन द पिच हैं, टाइटल विनर हैं विथ मल्टीपल टीम्स, पीएसजी से टाइटल जीत के आए हैं। मुझे आप बताइए कि उनकी वजह से हमने कितने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं इस सीजन? कम से कम 12 पॉइंट ड्रॉप किए गौरव, 4 रेड कार्ड। एक बार उन्होंने, चेल्सी का प्लेयर था उसको टैप कर दिया, रेड कार्ड मिल गया, पेनल्टी हो गई। सिटी के प्लेयर को टैप कर दिया, रेड कार्ड हो गया, पेनल्टी मिल गई। तो अफसोस मेरे को भी है इस चीज़ का, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी ओवरटर्न होगा और अपन वापस टाइटल उठाएंगे। आप बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं, अच्छा लगता है ये देख के, पर मैं तो अभी भी डेविएट नहीं होना चाहूंगा टॉपिक से। डेविड लुइस तो चलो साइनिंग थी ही थी, उन्होंने अपने करिश्मे भी दिखा दिए, पर आप ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि हम अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाह रहे हैं। विलियम सालिबा को हम 27 मिलियन दे के लोन पे दे रहे हैं, जबकि हमारे अपने डिफेंस का हमें कुछ नहीं पता
कि किस प्रकार का डिफेंस है। दूसरी बात, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या खेल है हमारे क्लब में? मतलब कि हर साल एक नया प्लेयर जो हमारा बेस्ट प्लेयर होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है, उसको हम नया कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो बोलता है कि तुम्हारा कोई एम्बिशन नहीं है। ये किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है इस क्लब में? रामसी जैसा प्लेयर जिसने, आपको मैं बता देना चाहूंगा, अपने टीनेज में यूनाइटेड को डिच करके आर्सेनल के लिए साइन किया था, उसको हमने फ्री में बेच दिया। ये कैसा क्लब मैनेजमेंट है? आप बताइए जरा इसके बारे में। कॉन्ट्रैक्ट की जहाँ तक बात है तो मैं अग्री करूंगा आपसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बुरा है, इसीलिए अपन अभी जो नए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटर है जो कि डिक लॉ के बाद आए हैं, हुसैन फहमी उनका नाम है, चश्मा पहनते हैं मेरी तरह और बाबा की तरह टकले है, तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। साका को साइन कर लिया अपन ने, मार्टिन अली को साइन कर लिया और ओबामयांग को भी बहुत ही जल्दी साइन कर लेंगे। बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया डोपा ब्रो आपने। जैसे कि हमारा ट्रांसफर नेगोशिएटर है वैसे ही हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है, वैसा ही हमारा क्लब है। डिक लॉ बहुत ही बढ़िया नाम है, बिल्कुल एप्ट जा रहा है अपने क्लब पे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप ओबामयांग जैसा लेवल का आपके पास प्लेयर है, आप उसे रोकना चाहते हैं, आप उसे क्या बताएंगे, क्या एम्बिशंस दिखाएंगे आप कि आने वाले टाइम में हम यूरोपा ही क्वालिफाई नहीं कर रहे, चैंपियंस लीग तो बहुत दूर की बात है, ऐसा प्लेयर क्यों रुकना चाहेगा इस क्लब में? आप बोलते हैं कि हम नए टैलेंट साइन करेंगे, हम बिग नेम साइनिंग्स करेंगे, कोई भी बिग नेम साइनिंग आना क्यों चाहेगी इस क्लब में? इतनी बिजार सिचुएशन है इस क्लब की। द ओनली पॉजिटिव दैट आई कैन थिंक ऑफ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इज कि एक बहुत ही बेहतरीन कोच है जिसके बारे में भी हमने रेव रिव्यू सुने हैं, मिकेल आर्टेटा, वो इस क्लब की सारी कमान उनके हाथ में है। तो इसके बारे में आप बताइए। बाकी मुझे तो और कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा अभी करंट सिचुएशन में। आर्टेटा, आर्सेनल, इससे कुछ याद आया आपको? राइम करता है। तो आर्टेटा आर्सेनल को बदलेंगे जैसे आर्सन वेंगर ने बदला था। यूथ पॉलिसी पे चल रहे हैं अभी वो, और अच्छे प्लेयर्स लाएंगे। साइनिंग्स आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ये सीज़न में, लेकिन मेरे को लगता है, मैं किसी प्लेयर का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि जब तक कोई प्लेयर आर्सेनल का हुआ नहीं है तब तक वो उसका नाम लेना उसको अनसेटल कर देगा, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन अच्छे प्लेयर्स आएंगे और अपन इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। गौरव ने काफ़ी एक पैशनेट रेंट किया है और डोपा ब्रो ने उसको एज ए ऑप्टिमिस्टिक फैन डिफेंड भी किया अपने क्लब को, जो कि हमको दोनों ही पहलू देखने में काफ़ी मज़ा आता है एक सिक्के के। हमने देखा कि एक इनकंसिस्टेंट स्पेल के बाद जब सक्सेस नहीं मिली आर्सेनल को, तो आर्सन वेंगर आउट का एक फेज हमने देखा जो कि काफ़ी मतलब हमारे लिए एज न्यूट्रल्स कभी कभार फनी भी था, लेकिन आप रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो एक इतने लेजेंडरी मैनेजर के लिए ऐसा बोला जाना कहीं ना कहीं दुख भी होता है। लेकिन फिर भी आर्सेनल फैंस क्लब को ऊपर रख रहे थे आर्सन वेंगर से कहीं ना कहीं, और वो चाह रहे थे कि चेंज हो इस क्लब में। तो डोपा ब्रो, आप क्या कहना चाहेंगे वेंगर आउट वाले एरा के बारे में? देखिए, क्लब तो हमेशा किसी भी प्लेयर, किसी भी ओनर, किसी भी मैनेजर से ऊपर ही रहा था और ऊपर ही रहा है और ऊपर ही रहेगा। वेंगर आउट को मैं भी सपोर्ट कर रहा था एक टाइम पे, क्योंकि वेंगर वाज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। ही ओनली यूज्ड टू रेज हिज हैंड्स व्हेन वी यूज्ड टू कंसीड द गोल। तो ये चीज देख के दुख होता था। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा डोपा ब्रो, मैंने कभी भी वेंगर आउट, आई वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ वेंगर आउट ब्रिगेड, बिकॉज बहुत ही लेजेंडरी मैनेजर है और पता चल गया था कि अगर ये मैनेजर इस क्लब को छोड़ के जाएगा तो जो सिचुएशन है वो बहुत ही डायर हो जाएगी, जैसा कि हमने देखा भी। आपकी बात सही है, लेकिन मैं इसलिए सपोर्ट करता था क्योंकि मेरे को अभी भी लगता है कि वेंगर को 2018 नहीं 2013 या 14 में ही चले जाना चाहिए था, ताकि कोई नया मैनेजर आता, नए आइडियाज आते थे। वेंगर वाज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, वेंगर को इजीली प्रेडिक्ट किया जा रहा था। और मोरेनो ने तो ये भी बोल दिया था कि द स्पेशलिस्ट इन लूजिंग वो वेंगर थे। तो ये चीज़ें देख के दुख होती थी, इसलिए मेरे को लगता था कि वेंगर को रिटायर हो जाना चाहिए था और मैनेजरियल करियर ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि उनका इस तरह से बदनाम करना, इस तरह से उनके साथ बिहेव होना, वो देख के दुख होता था इतने लेजेंडरी मैनेजर के अगेंस्ट में। कि जैसा हमने सुना, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ दोनों के द्वारा, डोपा ब्रो और गौरव का, एक प्रो वेंगर आउट, एक एंटी वेंगर आउट। लेकिन अल्टीमेटली आर्सेनल ने वेंगर से मूव ऑन किया और हमको ऊनाई एमरी देखने को मिले, आर्सेनल के एक नए मैनेजर 22 साल के बाद। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात करूं तो कुछ ज़्यादा उस मूव ने आर्सेनल को दिया नहीं और अभी आर्सेनल समवॉट इन अ टर्मोइल में है। तो गौरव, आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन को सम अप कैसे करेंगे आर्सेनल की?
बाबा एज अ फुटबॉल फैन अपने क्लब के सपोर्ट में हमेशा यही देखा जाएगा, होप हमेशा यही है कि क्लब अच्छा करेगा आगे जाके। पर करंट सिचुएशन में अगर देखें तो बहुत ही ब्लीक है। जो अभी रिसेंट के विन्स हैं अगर उनको साइड रख के देखा जाए तो जब तक एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता स्क्वाड में, मुझे नहीं लगता कि वी आर गोना चैलेंज फॉर द टॉप एनी टाइम सून। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो करंट मैनेजर हैं मिकेल आर्टेटा, उनकी जो छोटा सा रेन हमने देखा है उसमें ये पता चल रहा है कि कैपेबल मैनेजर हैं, न्यू हैं, यंग हैं, एक लर्निंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा, अप्स एंड डाउन जरूर होंगे, बट आई थिंक द क्लब नीड्स टू बैक हिम अप। मैं भी बिल्कुल सहमत होता हूँ इस बात से, और आर्टेटा ज़रूर ही हमें ट्रॉफ़ी जिताएंगे, टाइटल वाली ट्रॉफ़ी। और बस यही बोल के मैं अंत करना चाहता हूँ। तो जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया इस पॉडकास्ट में आज, आर्सेनल की हिस्ट्री से लेके वेंगर के अराइवल तक, वेंगर की टाइटल विनिंग स्प्री से लेके करंट सिचुएशन तक, अच्छे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। और एज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलना चाहूँगा कि वेंगर आउट का जो एरा था वो हमारे लिए भी काफ़ी वियर्ड था बाहर से देखने में, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल भी है दोस्तों, क्योंकि आजकल के जो फैंस हैं उनका अटेंशन स्पैन और उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है। अगर आप एज अ क्लब, एज अ टॉप परफॉर्मिंग क्लब एक कंसिडरेबल टाइम तक कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीतते हैं तो एज अ फैन आपका पेशेंस दोस्तों ख़त्म होगा ही। वही एक कारण था जिसकी वजह से आर्सेनल ने वेंगर से मूव ऑन किया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहूँगा गौरव के एक स्टेटमेंट के साथ। तो गौरव, आप क्या कहना चाहेंगे? तो अब पास्ट और फ्यूचर की बातें तो हमने काफ़ी कर ली, बस करंट सिचुएशन के ऊपर बस धोनी मूवी की एक लाइन याद आती है कि सर हम क्या गेम खेल रहे हैं, ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो पा रहा है, ना हमें चैंपियंस लीग की अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, बस प्रीमियर लीग में खेले जा रहे हैं, कब और क्या कैसे होगा हमें कोई आइडिया नहीं है। डोबा ब्रो आप बताओ क्या बोलना चाहोगे? ख़त्म इसी चीज़ से करना चाहूँगा गौरव और बाबा, ये बोल के कि हाँ समय ख़राब है, लेकिन वो किसका नहीं होता। लिवरपूल 30 साल तक टाइटल नहीं जीता, उन्होंने टाइटल जीत लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा 1978 के बाद अपन ने डायरेक्ट 1989 में टाइटल जीता था, तो 18 साल का वहाँ पर भी गैप था, तो अभी भी 16 साल का गैप हुआ है और अपन टाइटल जीत जाएंगे लिवरपूल के टाइटल जीतने से पहले, 30 साल के गैप से पहले। एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, अंधेरे में रोशनी होती है, रोशनी में अंधेरा होता है, वाइट होता है, ब्लैक होता है। ऐसे ही आज हमने अपने पॉडकास्ट में देखा कि एक फैन कितना नेगेटिव होता है और एक फैन कितना पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो इसी के साथ आर्सेनल फुटबॉल का कवरेज हम यहीं समाप्त करते हैं इस पॉडकास्ट में। उम्मीद करते हैं आप सबको मजा आया होगा। दोस्तों अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक ट्यून इन करते रहिए फिफ्थ ऑफिशियल में। थैंक यू दोस्तों।